और रविवार को छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर में एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने नागेश नाम के कुख्यात नक्सली को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक मारे गए नागेश पर 10 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित था। नागेश पर 18 से ज्यादा सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों की हत्या का आरोप लगा था और उसके मारे जाने से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर बॉर्डर पर नक्सली गतिविधि कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। इस एनकाउंटर में बस्तर फाइटर्स का एक जवान भी शहीद हो गया है, लेकिन इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इस पर पहले से इनाम घोषित था और इसे अब मार गिराया गया है। उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बेटा के निर्जन जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें बीएसएफ, डीआरजी और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक छोटी शरीर प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेटी शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नागेश अब मारा गया है, पहले से इस पर इनाम तक घोषित था। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कांकेर में हुए इस एनकाउंटर में मारा गया नक्सली नागेश बहुत कुख्यात था और उसका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी के बारे में और जानकारी जो मिली है वो आपको बताते हैं। एनकाउंटर में जो नक्सली मारा गया है नागेश के पास से जानकारी ये मिल रही है कि AK-47 राइफल यहां से बरामद की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 से नक्सली संगठन में सक्रिय था और इसीलिए इसका मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नारायणपुर बस ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अगर कोई था तो वो यही नागेश था। बस्तर के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ये सक्रिय बताया जा रहा था। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई सारी ऐसी गतिविधियां जिसको अंजाम इसी की तरफ से दिया जाता था। बस विस्फोट में नक्सली नागेश मुख्य आरोपी था। उस घटना में 3 डीआरजी जवानों की शहादत हुई थी। बस्तर के कई जिलों के अलावा नागेश महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी सक्रिय रहा और कई वारदातों को अंजाम दिया गया। नक्सली कमांडर नागेश पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम पहले से ही घोषित कर रखा था और अब वो मारा जा चुका है। और बैंगलोर ब्लास्ट से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। कैफे में हुए ब्लास्ट के आतंकी संगठन से जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आतंकी संगठन अल उम्मा से जुड़े लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक अल उम्मा आतंकियों के पैटर्न से मिलता जुलता है। बैंगलोर कैफे में हुए ब्लास्ट की घटना दक्षिण भारत में पहले भी कई बार बताया जा रहा है कि ऐसे धमाके हो चुके हैं और इसी संगठन से जुड़े हुए आतंकियों ने वो किए हैं। कैफे ब्लास्ट केस में सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। जितने भी सीसीटीवी वहां पर लगे हुए थे उन्हें अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें किसी में उसका चेहरा छिपा हुआ है, दिख नहीं पा रहा है। अब स्केच बनाने की भी कोशिश की जा रही है। जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। ऐसा क्यों, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। कैफे में जिस तरह से ब्लास्ट किया गया उसका पैटर्न बताया जाता है कि जो पहले भी ये ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ा हुआ मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके अलावा अल उम्मा संगठन के पैटर्न से मिलता है। संदिग्ध आतंकी कैप और मास्क पहनते हैं, ये भी एक बड़ा कनेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। सिर पर टोपी पहनी जाती है, चेहरे को पहचान छिपाने के लिए ढक कर रखते हैं। सीसीटीवी में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट करने वाला जो आरोपी दिखा है उसका हुलिया भी उसी तरह का दिखाई देता है। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा आरोपी ने अल उम्मा आतंकियों की तरह ही विस्फोटक से भरा हुआ बैग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रखकर रामेश्वरम कैफे तक पहुंचाया। जांच में पुलिस को कई सीसीटीवी में विस्फोट करने वाला आरोपी दिखाई दिया है, लेकिन पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन तक अभी तक भी पहुंच नहीं पाई है। पुलिस को शक है कि वो बेंगलुरु से बाहर जा चुका है, लेकिन उसे कैसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए इसी की कोशिश इस वक्त पुलिस की तरफ से की जा रही है। तमाम ऐसे सीसीटीवी जो वहां पर लगे हुए थे उन्हें खंगाला जा रहा है, स्केच बाकायदा बनाया जा रहा है।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा दिया था। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए कि लालू यादव ने आखिर उस दिन कहा क्या था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। लालू यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू यादव को राहुल गांधी को यहां पर घेर लिया है। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा है कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद को शोभा नहीं देती। ये सबसे बड़ी खबर है क्योंकि लालू यादव के बयान पर अब बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इसको लेकर अब चौतरफा घिरते हुए लालू यादव दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नफे सिंह हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। झज्जर पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल के जॉइंट ऑपरेशन में नफे सिंह हत्याकांड केस के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गोवा से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, शूटर आरोपी सौरभ और आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है। 25 तारीख का वो दिन था जब उसकी नफे सिंह की हत्या यहां पर हुई थी और उसके बाद से ही लगातार तलाश की जा रही थी और आखिरकार ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको ये भी बता दूं कि कपिल सांगवान गैंग के ये दोनों सदस्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इन्हें दिल्ली लाया जाना है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की तरफ से और उसके बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से वहां कई जगह बर्फ की मोटी परत जमती हुई नजर आई। वहीं बर्फीली हवाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। घर हो या फिर पहाड़, हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी है। तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के पुंछ से सामने आई वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। इस तस्वीर में भी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ की मोटी परत, मोटी चादर बिछी हुई दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के ही अलग अलग इलाके जहां पर घर हो या पहाड़ हो, सब कुछ इस वक्त बर्फ से ही ढका हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ठंड वहां पर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बर्फबारी लिहाजा जब हुई है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। रास्ते बंद हो चुके हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि आपको मैं ये बता दूं कि जब बर्फबारी हुई है तो सड़कों पर भी बर्फ जम चुकी है। उसे हटाने की कोशिश जल्द से जल्द कैसे की जाए, इसमें प्रशासन जुटा हुआ है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर पुंछ की है, गुलमर्ग की है और सोनमर्ग की है। लिहाजा आपको ये भी बता दूं कि बर्फबारी बढ़ी है तो सैलानी भी वहां पर अब बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें भी कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें और सिर्फ आपको कुछ अगर दिखाई देगा तो वो बर्फ की मोटी चादर ही यहाँ पर बिछी हुई ये मोटी परत दिखाई देगी। हवाओं ने एक तरफ परेशानी बढ़ा दी है तो घरों के ऊपर तक बर्फ आ चुकी है।